Commerce Minded. My name is Priya Anand and today is day 4 of our series. आज मैं आपको बहुत important topic करवाने वाली हूँ और इसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मेट बताया था बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस क्या होता है. एनालिसिस बेसिकली हम वो एक प्रोसेस है जो हम कहते हैं कि हमें जिससे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन से ही हम अपने फ्यूचर डिसीजंस ले पाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की किसी भी कंपनी के लिए. तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये एनालिसिस होता है. इसके भी टूल्स हैं बहुत सारे. आज हम सिर्फ पहला टूल यूज करेंगे, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कंपैरेटिव मींस कंपैरिजन. तो मतलब इस वाले टूल में, इस वाले स्टेटमेंट में हम कंपेयर करेंगे अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उस कंपैरिजन से हम एक चेंज निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और उसके बाद हमारा निकलेगा परसेंटेज चेंज. इसके भी फॉर्मूले हैं. अब मैं आपको उसका फॉर्मेट बताती हूँ. सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है. बैलेंस शीट और लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एज एट जो भी साल का एंड है. ठीक है जी. अब सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में क्या आता था? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता था. अब हम क्लास 11th में इक्विटी एंड लायबिलिटीज इधर लिखते थे और लायबिलिटीज इधर लिखते थे और एसेट्स इस साइड लिखते थे. बट अब इस बार क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2 साल में, तो मैं इस फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन लिखूंगी. इक्विटी एंड लायबिलिटीज का एक बन गया एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा करंट एसेट्स इधर ही. और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स आता है सबसे पहले. और शेयर होल्डर्स फंड्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं. देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. उससे पहले हमारा पेंडिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, पेंडिंग अलॉटमेंट भी एक टॉपिक है. तो इसमें हमारे 4 पार्ट्स थे और इसमें हमारे थे 2 पार्ट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ओके, इसको हम सिर्फ एसेट्स लिखेंगे. इसमें हमारा आता था नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी फिगर्स बनाएंगे. ओके, अब आपको ये तो समझ आ गया कि सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी और इस साइड एसेट्स. अब यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर. जो भी हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है जिस भी इंफॉर्मेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल में हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका नोट नंबर यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव, हम अपने प्रीवियस ईयर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. करंट ईयर की लिख देंगे सबसे पहले. अब मैंने क्या बोला कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. इसको हम एब्सोल्यूट चेंज भी कहते हैं. एब्सोल्यूट चेंज भी कहते हैं. एब्सोल्यूट चेंज कि क्या चेंज आया है. लेट्स से यहाँ पे मेरा 20 था और अब मेरा करंट ईयर में इक्विटी एंड लायबिलिटी या कह सकते हो शेयर होल्डर्स फंड मेरे 20 थे और यहाँ हो गए 30. अब यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? 30 माइनस 20 दैट इज 10. अब लास्ट में हमारा कॉलम में निकलता है परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है. उसका फॉर्मूला होता है कि कितना परसेंट चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100. तो मतलब ये 50% चेंज है. 50% चेंज हुआ है हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को. समझ आया? तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा 10. दैट मीन्स अगर मैं इसको A लिख दूं, B लिख दूं, C लिख दूं एंड D लिख दूं, तो ये बन जाएगा मेरा D इज इक्वल्स टू C, यहाँ लिख लियो C अपॉन A इंटू 100.
वेरी सिंपल फॉर्मूला। बस ये 4 कॉलम्स याद रखो। सबसे पहले आएगा प्रीवियस ईयर, नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे नोट नंबर, देन प्रीवियस ईयर। लेट्स से हमारे पास 12-13 और 13-14 का कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ 12-13 आएगा, देन यहाँ पे 13-14 आएगा। उसके बाद जो चेंज है माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सा, जो चेंज आया सबसे पहले वो, और पिछले साल का अमाउंट इनटू 100। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस बैलेंस शीट फॉर्मेट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें भी सेम है, ये सारी चीजें सेम है, बस इतना फर्क आ जाएगा, यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद है मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा वो सब वो सब इंक्लूड हो जाएगी। देन वी हैव अदर इनकम्स, याद है फिर हम टोटल लिखते थे और टोटल जो भी आता था यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो अदर इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस में आता था हमारा प्रॉफिट या लॉस, और हम बिफोर टैक्स लिखते थे इसको। देन वी हैव माइनस टैक्स, और ये आ जाता था हमारा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो भी हमारा ईयर होता था। तो ये फॉर्मेट तो सेम है, और इनकी इंफॉर्मेशन जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम्स है, हम अगर नोट्स में डाल रहे हैं तो लिखेंगे नोट नंबर कौन सा है और उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी चारों कॉलम सेम रहेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, फिर करंट ईयर का आएगा, फिर उसमें चेंज आएगा, देन वी विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। क्लियर है? अब ये बेसिक सी वीडियो थी, बेसिक सा मैंने फॉर्मेट बताया आपको। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू एनालाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके थ्रू हमें पता चल पाएगा कि हमारा अदर इनकम्स या एक्सपेंसेस या यू कैन से प्रॉफिट फॉर दैट मैटर में कितना चेंज आया है इस साल से कंपेयर करके पिछले साल में। तो इससे हम एनालाइज करेंगे, इससे जो ओनर्स होते हैं, बहुत बड़े जो सीईओ सीएफओज होते हैं, जो कंपनी के बेसिकली ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। 4 कॉलम सेम रहेंगे, फॉर्मूला रट लो, जो भी चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, जो भी आज का जो भी चेंज हुआ है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। वेरी सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉमर्स माइंड।